मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इस बार फिर भी थोड़ा आंधी पानी तूफान की वजह से हीट वेव जैसा नहीं चला, उस तरह की मारामारी नहीं हुई गर्मी में। लेकिन गर्मी में तो गर्मी ही पड़ेगी ना, गर्मी में सर्दियां तो होंगी नहीं। लेकिन इतनी गर्मी पड़ने लगे तो फिर ये संकट की बात है। और हम आप तो चूंकि फिर भी प्रिविलेज क्लास हैं, जिसके घर में एसी चल रहा है, जिसके गाड़ी में एसी चल रहा है, वो प्रिविलेज क्लास है। और हमारे आपके अधिकांश लोगों के घर में एसी गाड़ी और घर दोनों में चल रहा है। ऑफिस तो जहाँ है वहाँ एसी चल ही रहा है, एयर कंडीशनर चल रहा है, सरकारी दफ्तरों में भी चल रहा है। प्राइवेट ऑफिस तो बिना एसी के बन ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता है। सरकारी में भी पहले पंखा, फिर कूलर और अब एसी ही लग गया है। लेकिन भारत जिन स्थितियों से गुजर रहा है उसमें गरीब बेचारा क्या करे, और सचमुच ये बड़ा संकट है, इसको आप समझिए। गांव वगैरह में तो फिर भी दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें इसको झेला जा सकता है। शहरों में जहाँ कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, जहाँ एक के बाद एक इमारतें हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे घर में भी एसी चलेगी ही जब गर्मी लगेगी तो। हालांकि दिन में हम लोग रेयर एसी चलाते हैं, लेकिन रात को तो सोने के लिए चलाना ही पड़ता है। अब कल पावर मिनिस्ट्री की एक पोस्ट मैंने देखी, वो बड़ी अच्छी खबर है, अच्छा समाचार है, इसलिए आपको जानना चाहिए। पावर मिनिस्ट्री की एक पोस्ट दिखी कि कल 3:40 पर दोपहर में 260.5 गीगावाट ये पीक डिमांड हो गई। यानी इतनी पावर सप्लाई चाहिए थी, वो पीक डिमांड हुई। और उस पीक डिमांड को भारत ने उत्पादन करके, मतलब जितनी मांग थी उतनी आपूर्ति कर दी। यानी हमें आपको जितनी ज़रूरत थी बिजली की, वो पूरी बिजली मिल गई। अब इस लिहाज से हम खुश हो सकते हैं, सरकार की प्रशंसा कर सकते हैं, सरकार के बिजली उत्पादन की प्रशंसा कर सकते हैं। भाई अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, मतलब अभी मैं आंकड़ा देख रहा था तो अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है गाड़ियों की बिक्री का, उसमें 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यानी अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने लगे हैं। जैसे हमारे यहाँ ये बहुत समय हो गया अब तो हमारे छोटे भाई ने प्रयागराज में वो इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद ली, और बड़ा अच्छा है। मतलब यहाँ तो थोड़ा मुश्किल दिखती है, और ना छोटे शहरों में तो बड़ा अच्छा है, यहाँ से वहाँ जाना है। अच्छा, तब तक में आप एसी चला भी नहीं पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे, तो अच्छा है कि ईवी से चल रही है। तो देश भर में चल रही है, ईवी की कारें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रही है। अब मेरे पास तो 10 साल हो गए एक गाड़ी लिए हुए, और देखिए कितने साल में चला पाता हूँ, तो चलाऊँगा ही। और आगे देखेंगे कि ईवी लेंगे। हालांकि अभी भी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं, कोशिश हो रही, सब चल रहा है। नई सोसाइटी में जगह भी वो लग जाती है, सब कुछ है। लेकिन ये सब तो है साधन संसाधन जिनके पास है। जिसके पास साधन नहीं है, जो गरीब है, मजदूर है, कामगार है, लेबर फोर्स जिसको कहते हैं, वर्क फोर्स जो लेबर का काम करती है। अब कल मैं पढ़ रहा था और उस पर अखिलेश जी ने भी पोस्ट किया, बांदा सबसे गर्म स्थान था, 48.2। बाप रे बाप, कल्पना कीजिए आप। अब रात में भी अगर 30-35 डिग्री टेम्परेचर रहे तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हाल है। और ये भी बढ़ेगा ही, क्योंकि 45 से ऊपर जब जाएगा तो जाहिर है रात का भी टेम्परेचर बहुत अच्छा नहीं रह जाएगा। कैसे नींद आएगी लोगों को। और ऐसा नहीं है कि पेड़ वगैरह नहीं लग रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, लेकिन चूंकि हम जितने पेड़ लगा रहे हैं हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि पहले क्या था कि गिने चुने घरों में एसी चलता था तो टेम्परेचर अपने आप 2 से 3 डिग्री कम रहता था। दूसरा, ये जो बिल्डिंग्स बन रही, सारी बिल्डिंग अब ऐसी बन रही हैं कि साफ सफाई, मेंटेनेंस, उस सब के लिहाज से देखें तो सब में शीशे लगे हैं, सब बंद हैं, तो पूरी तरह से एसी ही चलता रहेगा तो काम चलेगा। यहाँ तक कि किसी ऑफिस में एसी लगातार भी चल रहा है और किसी एक हिस्से का वेंटिलेटर भी वो गड़बड़ हुआ, जो एसी का वेंट होता है वो भी गड़बड़ हुआ, तो उस हिस्से में बैठे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। और बाहर क्या होता है, जहाँ एसी चल रहा होता है, यहाँ ठंडा किया, यहाँ 3 से 4 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब अगर 260.5 गीगावाट की डिमांड पूरी हुई तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसका बड़ा हिस्सा वो एयर कंडीशनर चलाने में जा रहा होगा, यानी वो गर्मी क्रिएट कर रहा है। अब उसका परिणाम क्या हो रहा है, अब ये खबर जो दिखा रही है, दुनिया के जो 100 सबसे सर्वाधिक गर्म शहर हैं वो सब के सब भारत में है। अभी सुनकर आश्चर्य लगता है, क्या दुनिया के दूसरे देशों में एसी नहीं चल रहा है? चल रहा है। हम विकासशील हैं तो हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब ठीक है, लेकिन कोई तो तरीका और निकालना पड़ेगा। हमें
क्योंकि पेड़ तो लग रहे हैं लेकिन घने जंगल और उतने तैयार हो सकते हैं क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो एक दिन में आता नहीं, टेम्परेचर कूलिंग होती नहीं। अब जरा ये देखिए, इटावा सबसे गर्म है, बांदा नंबर 2 है, नंबर 3 औरैया है, नंबर 4 एटा है। अब ये सारे उत्तर प्रदेश के शहर हैं। 5वें नंबर पे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है, फिर हमारा शहर प्रयागराज है, फिर फतेहपुर है हमारे शहर के बगल का, फिर महासमुंद है, ये भी छत्तीसगढ़ का है, फिर मैनपुरी है, फिर संभल है। 10 गर्म में 8 उत्तर प्रदेश के हैं। अब योगी जी इसको भी आप एजेंडा कुछ बनाइए। और मैंने बार बार एक कहा कि जो नदियों की सफाई है, नदियों का पानी है, इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक संकट होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार बहुत काम कर रही है। हमारे यहाँ भी प्रयाग में सोलर लग गया बहुत पहले, बाकी लोग भी लगवा रहे हैं। इसे मैंडेटरी कर देना चाहिए, जिसके पास छत है उसके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो अब कोई ये कह सकता है कि सोलर से भी लगेगी तो भी एसी चलेगा तो गर्म तो होगा, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी सारी चीज़ों का उपयोग हो सकता है। एक तो सोलर का उपयोग हो पाएगा एनर्जी के तौर पर उसमें, और मुझे लगता है कि जो छतों का उपयोग होना बंद हो गया, छतों पे आपको ये प्रयास करके थोड़ा जितनी छत जिसके पास है वहाँ जितना हरा पौधा जितना कुछ लगा सकते हैं वो लगाइए। संभव है आपके पास थोड़ा समय है तो किचन गार्डन जो कहते हैं वो बना लीजिए, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कूलर पे तो कोई जाने वाला नहीं है। वो अब बच्चे न पानी भरेंगे, न घास लगेगी, न वो सब होगा, तो लगाएंगे सब एसी की, और सहूलियत तो होती है। अब 10 में से 8 शहर उत्तर प्रदेश के, 2 शहर छत्तीसगढ़ के, टॉप 10 जो हॉटेस्ट सिटीज़ हैं, 100 में सब के सब यहीं पर है। और देखिए जो टेम्परेचर भी है वो इटावा, बांदा, औरैया, एटा, बिलासपुर, प्रयागराज, फतेहपुर 48 डिग्री पार कर गया। सोचिए कोई घर से निकले और कहीं जाए तो क्या हाल होगा। हम लोग गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, ऑफिस ऐसे जाते हैं, फिर भी जब निकलते हैं तो उस वक्त जो गर्मी होती है वो बाप रे बाप असह्य होती है। और इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक सबसे बड़ी बात, और मुझे वो याद आता है जब मायावती जी 2007 से 12 में मुख्यमंत्री थी ना, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा काम किया था। अब योगी जी को भी ये काम करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया था, सारे तालाब सब गर्मियों में खुदवा दिए थे। अब देखिए इस बार की गर्मी का इंतजाम तो तुरंत होगा नहीं, लेकिन अगर फिर से सारे तालाब खुदवा दिए जाएं, तालाब, तो यकीन मानिए तालाबों के पानी से और तालाबों में जो एक तरह से कहें कि पानी रहने से जो मिट्टी उसकी उर्वर रहेगी, गीली रहेगी, उससे बहुत कुछ ठीक हो सकता है। अब चूँकि सोसाइटीज़ तो कंक्रीट की बनती जा रही, वहाँ कोई जल संरक्षण तो हो नहीं पा रहा है। हालांकि मैंने देखा कि अभी भी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं जो उसमें वाटर रिसाइकलिंग का काम हो रहा है, उसमें सोलर एनर्जी लग रही है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये तालाब वाला काम करना पड़ेगा। नदियाँ सूखती चली जा रही हैं। अब देखिए ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, बांदा में 105 वर्ग किलोमीटर यानी सिर्फ 3% ग्रीन कवर बचा हुआ है। बुंदेलखंड में लोवेस्ट है। चित्रकूट में 18% फॉरेस्ट कवर है। ललितपुर में 11.5% फॉरेस्ट कवर है और झांसी में 6%। जबकि इसको होना तो चाहिए, किसी भी शहर का फॉरेस्ट कवर 20 से 30% से कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब बांदा इसीलिए उबल रहा है, इसको समझिए, एकदम से उबल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और ये विशियस साइकिल जैसा हो जाता है, क्योंकि जंगल नहीं है, फिर गर्मी है, फिर गर्मी से बचने के लिए एसी है, फिर ये मतलब कुल मिला के आपको वही होता जाएगा। और धीरे धीरे आपके यहाँ जो खेती होती है, सब्जी होती है, वो सब भी कम होता चला जाएगा। और हम जिस स्थिति में पहुँच रहे हैं उसमें हम थार के रेगिस्तान उस सब की बात करते हैं, लेकिन अगर 100 के 100 गर्म शहर भारत में हैं तो इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। और मैं देखिए अलग अलग विषय पर अलग अलग बात जरूर करता हूँ और उसी के आधार पर चर्चा करता हूँ, लेकिन ये वाला जो मसला है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। और जो बिजली का उपयोग है उसका दूसरा उपयोग करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम आप प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, संसाधन है, एसी चल सकती है, पंखा चल सकता है। जिन लोगों के घर में सिर्फ पंखा है, जरा उनकी कल्पना कीजिए, उनको नींद आएगी क्या? हमको आपको नहीं आती है ना। अगर इस गर्मी में सिर्फ पंखा चला के सोना हो तो नहीं आएगी। बहुत लोगों को तो सोना तो छोड़िए, बैठे भी हैं तो एसी करना है, और एसी भैया 24 से 26 के बीच में ही रखिए,
24 के नीचे तो एसी मत करिए, चाहे आपकी गाड़ी का एसी हो, चाहे आपका घर का एसी हो या ऑफिस का एसी हो। इतना काम तो हम आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो कल्पना कीजिए ना, जिनके पास नहीं है एसी वो कैसे सो रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, और फिर वो किस किस तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं, जूझते हैं। इसकी बात हम लोग हर वक्त करते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, देश की सभी सरकारों को तालाब अधिक से अधिक, हमारे पीछे शायद आपको दिख रही होगी अनुपम मिश्रा की, आज भी खड़े हैं तालाब, उनकी जो पुस्तक है। अब अनुपम जी तो चले गए, उनके जैसे लोग ही कितने, तो पता नहीं कितने होंगे, लोग कर रहे हैं काम। हर सरकार को ये काम बहुत प्राथमिकता पे करना चाहिए, अति आवश्यक है। ये हमने पीक डिमांड को एक तरह से कहें कि अचीव कर लिया, लाइट नहीं कटी, ये बहुत अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है, सिर्फ प्रिविलेज क्लास के लिए नहीं, सबके लिए अच्छा है। लेकिन उसमें भी जिसके यहाँ एसी चल रहा होगा वही नहीं कर पा रहा है, वरना तो बेचारे रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, रेहड़ी वाला, जो भी वर्कर क्लास, कितनों के घर में एसी होगा, और कहाँ वो एसी चला पाते हैं। उनकी सोचिए रात कैसे कट रही, उनके ये 1-1.5 महीने कैसे कटेंगे जब तक बारिश की फुहारें नहीं आएंगी, और वो आने में तो टाइम लगेगा, उसमें भी तो मतलब फिर वो चिपचिपी गर्मी शुरू होती है, वो सब मुश्किल होती है। ज़रा सोचिए इसको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू। और चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश में 10 में से 8 जिले हैं, तो योगी जी ज़रा सोचिए इसको, तालाब वाला काम कराइए ना। मुझे याद है मायावती ने बड़ा अच्छा काम कराया था, हमने अपने गाँव में देखा था, फिर वो रुक सा गया। सब तालाब की ज़मीन पर कब्जा है, उसको सबको हटवाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।